हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन कैंसर की कमजोरी हमने ढूंढ ली है। तो कनाडा के कुछ वैज्ञानिक हैं जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे थे कि आखिरकार ब्रेन कैंसर धीरे धीरे कैसे फैलता है, इतना जटिल क्यों है और इसको रोक पाना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो बहुत सारे कैंसर के प्रकार होते हैं। जो कैंसर हम समझने वाले हैं ब्रेन कैंसर, वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज 4 स्तर का माना जाता है, जिसके बाद अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी जीवन प्रत्याशा समझिए 1 साल से भी कम हो जाती है। जीवन मतलब 1 साल से ज्यादा वो जी नहीं सकता है, ये मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले कि वैज्ञानिकों ने आखिरकार कमजोरी क्या पता लगाई, कैसे हम ब्रेन कैंसर को टैकल कर पाएंगे, तो उसको रोक पाएंगे और इसके प्रभाव को कम करके लोगों का जीवन थोड़ा सा बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने बोला कि थोड़ा सा जो है लंबा जीवन वो जी पाएंगे। तो साइंटिस्ट अनकवर हिडन सेल्स फ्यूलिंग ब्रेन कैंसर, क्या लिखा हुआ है, फ्यूलिंग ब्रेन कैंसर। नेक्स्ट लिखा है साइंटिस्ट फाइंड हिडन ब्रेन सेल्स हेल्पिंग डेडली कैंसर ग्रो। मतलब आपने वो कहावत सुनी है ना कि विभीषण ने ही जो है रावण की लंका को जो है आग लगवाई थी। वही सेम यहाँ पर है कि हमारी ब्रेन सेल्स ही ब्रेन ट्यूमर का या ब्रेन ट्यूमर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होती है, क्योंकि एक समय बाद ऐसा होता है, समझिए, इनका वसीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स हमारी जो न्यूरॉन्स की सुरक्षा के लिए बनाई गई होती हैं, ये करती हैं क्या, दूसरी पार्टी ज्वाइन करती हैं, वो ट्यूमर सेल्स के साथ काम करना शुरू कर देती हैं, संचार प्रणाली का हिस्सा बन जाती है, उनकी ग्रोथ को लेकर काम करना शुरू करती है, वो हमारे ब्रेन की ही दुश्मन हो जाती है। और अगर हम कैसे न कैसे करके इनका जो सेल कम्युनिकेशन है ये तोड़ दे, तो हम क्या कर पाएंगे, ब्रेन कैंसर को कवर कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। देखो लिखा है कनाडा के वैज्ञानिकों ने, ग्लियोब्लास्टोमा बहुत खतरनाक है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक कैंसर हो सकता है ब्रेन का वो यही होता है। इसकी कमजोरी पता की है, हमारी जो मस्तिष्क की सहायक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ट्यूमर को बढ़ने में मदद करती हैं। तो अगर हम इस सेल कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देते हैं तो ट्यूमर को हम कुछ समय पर तो रोक पाएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि HIV के लिए हम एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मैराविरोक। उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो कुछ समय तक कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोक भी सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकना, ट्रीटमेंट बाद में ढूंढना होता है, पहले रोकना होता है, ताकि हम व्यक्ति को बचाने का प्रयास एटलीस्ट कर पाए। ग्लियोब्लास्टोमा सबसे ज्यादा खतरनाक प्रकार का ब्रेन कैंसर है। WHO ने इसको ग्रेड 4 ट्यूमर की श्रेणी पे रखा है। बहुत तेजी से फैलता है, इतना तेजी से फैलता है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ज्यादा समय मिलता ही नहीं है। बात करते हैं वैश्विक स्तर पर 1 लाख में लगभग 3 से 5 लोग इससे प्रभावित होते हैं। भारत में 40 से 50 हजार केस हर वर्ष हमें देखने को मिल जाएंगे। औसत जीवन इसको डिटेक्ट करने के बाद अगर किसी व्यक्ति का बचता है वो होता है 12 से 15 महीने, इससे ऊपर वो व्यक्ति नहीं जी पाएगा। 5 साल अगर कोई जीवित रहा तो उनके केसेस, मतलब 1 लाख अगर पेशेंट हैं ग्लायोब्लास्टोमा के, उसमें अगर कोई 5 साल जिया होगा तो उनके नंबर्स मात्र और मात्र 5% या उससे भी कम आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य खोज यहाँ पर यही है, इन्होंने बताया है कि ट्यूमर अकेला नहीं है जिसको हमें देखना है, यह पूरे कोशिकीय नेटवर्क के तौर पर काम करता है। तो समझिए यहाँ पर बोला गया कि एक हमें टेररिस्ट को नहीं पकड़ना है, पूरे उनके गिरोह को पकड़ना है। इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो किसी न किसी प्रकार से ट्यूमर की सहायता करती हैं। देखो ये पूरी ट्यूमर सेल है, ठीक है, इसमें होती हैं ब्लड वेसल्स और माइलोइड सेल्स होती हैं, इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स में हाइपोक्सिक कोर, ये देखो अलग अलग कलर्स बने हुए हैं। CD8 सेल बेचारी एक ही बची है यहाँ पर, देखिए ये रही CD8 सेल हो गई। इसके बाद रेगुलेटरी T सेल्स होती हैं, NK सेल्स होती हैं, इसके अलावा एग्जॉस्टेड जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं और एपोपोटिक सेल्स होते हैं स्टोमा। मतलब बहुत सारी सेल्स मिल करके पूरा जो है इसका इकोसिस्टम तैयार करती हैं और हमें इस पूरे इकोसिस्टम के साथ लड़ाई करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर सहायक कोशिकाएं। जो ब्रेन सेल्स हमारे काम के लिए बनाई गई है, न्यूरॉन्स की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, वो कैंसर सेल्स की सहायता करें, उनका नाम है ओलिगोडेंड्रोइट्स। ठीक है, देखो ओलिगोडेंड्रोइट्स नाम है इनका। ट्यूमर को ग्रोथ सिग्नल्स भेजती हैं, कैंसर कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करें। समझ रहे हैं ना ये क्या कर रहे हैं,
निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ कैंसर ही नहीं, केवल कोशिकाएं ही नहीं, साथ में पूरा हमें क्या है, नेटवर्क यहाँ पर तोड़ना होगा। नया पहलू यहाँ पर यह है कि CCR5 रिसेप्टर्स होते हैं, एक सिग्नल देने वाला तंत्र विकसित करते हैं ट्यूमर की वृद्धि में। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मदद करते हैं। तो जो है रिपर्सिंग यहाँ पर लिखा हुआ, रीपर्पसिंग मतलब दवा का नया उपयोग अगर हम करें, जैसे हमने देखा माराविरोग जो है HIV की दवा है, इसको अगर हम ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये सिग्नल भेजता है, अगर इनका मैसेंजर काम ही ना करे तो जब तक मैसेज आएगा नहीं, कैंसर सेल्स या जो पूरा इकोसिस्टम है वो रुक जाएगा, ट्यूमर की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। और यही रिसर्च की गई है। उन्होंने क्या किया, इन रिसेप्टर्स को रोक दिया, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया और देखा कि ट्यूमर बढ़ना बंद हो गया। अगर एक दिन भी बढ़ना रोक पाए, 4 दिन बढ़ना रोक पाए, तो समझिए कि इलाज कितना कारगर हो सकता है। अब समझते हैं कि पूरी रिसर्च का फायदा कहाँ कहाँ पर होगा। तो बायो और बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से कैंसर को समझने का हमें नया तरीका मिला है कि सिर्फ कैंसर सेल नहीं, पूरा इकोसिस्टम हमें देखना पड़ेगा। ट्यूमर नहीं, आसपास की कोशिकाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे वो स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, हमारी कोशिकाएं हो या कैंसर की कोशिकाएं हो, सभी महत्वपूर्ण होती हैं। टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो CCR5 जैसे खास लक्ष्य पर अगर हमला करें तो हम ट्यूमर को रोक पाएंगे, तो दुष्प्रभाव भी कम होगा और इलाज भी ज्यादा कारगर होगा, तो मरीज का इलाज हम बेहतर कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रेसिजन मेडिसिन के बारे में। हर मरीज का उपचार अलग अलग होता है। सिमिलर वही है कि एक ही चीज हर व्यक्ति को नहीं सूट करती है। पहले क्या था, विदाउट अगर हम प्रेसिसिज्म यहाँ पे काम करेंगे, प्रेसिसिजन याद रखिएगा, प्रेसिसिजन अगर हम बिना इसके काम करेंगे तो कोई आपने दवा दी, किसी को बेनिफिट हुआ, किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, किसी को क्या हो गया, उल्टा एडवर्स इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम ये काम करते हैं, अगर पेशेंट हमारे अलग अलग हैं, DNA टेस्ट किया, फिर दवाई बनाई हमने, तो क्या होगा, हर व्यक्ति को फायदा होगा। पिछले सोच से संबंध अगर हम देखें इसका, 2024 में ब्रेन ट्यूमर को लेकर रिसर्च की गई थी। उस समय कैंसर कोशिका ब्रेन डेवलपमेंट पाथवेज का उपयोग करती हैं, ये बताया गया था। और यहाँ पर हमने तय किया है कि भाई इन पाथवेज को हम ब्लॉक कैसे करेंगे, समझ गए। 2024 में जो रिसर्च की गई थी उसका एक अगला स्तर हमने यहाँ पर खोज लिया है। फायदे क्या होंगे, पहले से उपलब्ध हमारे पास दवाइयाँ हैं, उनका उपयोग हम कर पाएंगे, इलाज सस्ता हो जाएगा, सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, साथ में कैंसर उपचार में हम नया यहाँ पर रास्ता खोल रहे हैं। चुनौतियाँ कुछ यहाँ पर यह है कि अभी केवल लैब स्तर पर सफलता मिली है, मानव परीक्षण नहीं किया गया है। मस्तिष्क कैंसर बहुत जटिल और कठिन होता है, वैसे भी मस्तिष्क की संरचना सबसे कठिन होती है। दवा के दुष्प्रभाव का क्या परिणाम होगा, इस पर जो है अभी हमें डिबेट करना जरूरी हो जाता है। निष्कर्ष निकाले तो यह शोध बताता है कि कैंसर सेल्स कैसे बढ़ती हैं और हम उनके पाथवेज को कैसे रोक पाएंगे, और भविष्य में रोकने की तकनीक क्या होंगी, परिणाम क्या होंगे, ये सारा हम जो है पढ़ चुके हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, ग्लायोब्लास्टोमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मस्तिष्क का सबसे आक्रामक कैंसर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह WHO के अनुसार ग्रेड 2 प्रकार का कैंसर है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है यह तेजी से आसपास के ऊतकों में फैलता है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।